नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 8 अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्मजीव का अर्थ होता है अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो मित्र एवं शत्रु हैं वो फ्रेंड और एनिमी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब इसके 4 वर्ग होते हैं। पहला है जीवाणु, जिसके प्रकार हैं स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, कवक, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल, क्लाइडेमोनास, स्पाइरोगाइरा। वहीं सूक्ष्म जीव अगर हम कोशिका के आधार पर विभाजित करें तो 2 प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं, जिसमें जीवाणु एवं कुछ शैवाल एवं कवक। वहीं बहुकोशिक सूक्ष्म जीव की बात करें तो कई शैवाल और कवक। अब इसमें बात की गई है कि मित्रवत सूक्ष्मजीव कौन होते हैं। तो जो हमारे फ्रेंड की तरह होते हैं और उनका प्रयोग हम जो है अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे दही, ब्रेड, केक बनाने में ये सभी सूक्ष्मजीव हमारे फ्रेंड की तरह काम करते हैं। और कुछ बात करें जैसे कार्बनिक अवशिष्ट से अगर ह्यूमस बनते हैं तो वो भी जो खेत होती है हमारी, उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ जो औषधियाँ होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उसमें भी जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। कृषि में जो मृदा उर्वरता होती है उसमें कुछ जीव होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरीकरण करते हैं। दही में बात करें तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। जीवाणु पनीर, चीज़, अचार, इडली में जो है किण्वन विधि का प्रयोग किया जाता है, और भटूरे आदि में जैसे ईस्ट वगैरह। अगला है सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग। ये अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, इन सब का जो उपयोग होता है सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है। किण्वन, ये चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है। यही विधि जो है ये इडली आदि में जो है फर्मेंट करके भी इसे बनाया जाता है। अगला है लुई पास्चर ने जो है किण्वन विधि की खोज की थी 1857 में। सूक्ष्म जीव का यदि हम औषधीय उपयोग देखें तो पेनिसिलिन नामक दवा में स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इन सब दवाओं में प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो दवाएं हैं ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होती हैं, मतलब जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को ये नष्ट कर देते हैं। और पेनिसिलिन की खोज की बात की जाए तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय ने इसका खोज किया था, और ये एक तरह से फफूंद होते हैं। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? तो जब भी कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर उनसे बचाव के लिए जो है प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, ठीक है। और जब हमारा शरीर जो है लड़ाई से प्रतिरक्षा नहीं कर पाता है तो कुछ प्रतिरक्षी उपयोग भी हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग टीका या वैक्सीन के रूप में जानते हैं। हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस, और वर्तमान समय में भी हमने देखा था कि कोविड के समय में टीका का प्रयोग किया गया था। एडवर्ड जेनर जो हैं ये चेचक टीका की खोज जो है 1798 ईस्वी में की गई थी। मृदा उर्वरता में वृद्धि, यदि हम लोग बात करें कि कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता था और अभी भी किया जाता है। और पर्यावरण की शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीव द्वारा पादप अपशिष्ट और जंतु अपशिष्ट का अपघटन करके उसे सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। वहीं बात करें सूक्ष्म जीव हानिकारक सूक्ष्म जीव की, तो वैसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं रोगाणु कहलाते हैं।
ठीक है। और 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक संचरणीय रोग और एक असंचरणीय रोग। तो संचरणीय रोग वैसे रोग होते हैं जो वायु, जल या जो हमारा फिजिकल कांटेक्ट होता है, जिसे हम लोग कायिक संपर्क कहते हैं, उससे फैलता है, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं। और असंचरणीय रोग वैसे रोग होते हैं जो इन के द्वारा नहीं फैलते हैं, जैसे कैंसर हो गया और अल्जाइमर, ये सब चीज़ें। अगला है हमारा रोगवाहक। ये घरेलू मक्खी, मादा एनाफिलीज मच्छर, ये सभी जो हैं रोग को वहन करते हैं, यानी रोग को एक जगह से दूसरे जगह ढोकर ले जाते हैं, तो वो रोगवाहक कहलाते हैं। मच्छर प्लेज्मोडियम नामक जो मलेरिया परजीवी का वाहक होता है, वही मादा एडीज मच्छर जो है ये मलेरिया परजीव का वाहक होती हैं। यदि हम बात करें कि मानव रोग, जो रोग कारक, संचरण और बचाव के क्या तरीके हैं, तो क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, ये जीवाणु द्वारा फैलते हैं और इनका संचरण जो है, यानी जो कम्युनिकेशन होता है, इनका फैलाव होता है, वो वायु के द्वारा होता है। और खसरा ये वायरस के द्वारा, वायु में संपर्क के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस के द्वारा या सीधे संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट से। पोलियो वायरस जो है ये वायु और जल द्वारा होता है। और इन सभी रोगों का जो है बचाव अन्य व्यक्तियों से अलग रहने के लिए हो सकता है, और सभी जो भी रोगी व्यक्ति सामान उपयोग करते हैं तो उसको अलग रखना, उचित समय पर जो है टीकाकरण किया जा सकता है। हैजा जीवाणु जो होते हैं ये जल भोजन के द्वारा होता है, और इनमें व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है, अच्छी आदतों को अपनाना, उबला पेयजल और टीकाकरण, ये सभी जो है किया जा सकता है। अगला है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस के द्वारा होता है और इसमें संपर्क जो होता है वो जल के माध्यम से होता है, और उबले हुए पेयजल का प्रयोग, टीकाकरण, ये सभी से बचाव हो सकता है। बात की जाए मलेरिया की, तो ये प्रोटोजोआ रोग कारक के द्वारा होता है और इसमें संचरण मच्छर के द्वारा होता है, जिसमें हम लोग मच्छरदानियों का प्रयोग करके और मच्छर प्रजनन को रोक सकते हैं। जंतुओं में भी कुछ रोग होते हैं, जैसे जीवाणु के द्वारा एंथ्रेक्स, और ये मनुष्य और जंतुओं में फैलाव होता है। और कुछ रोग वायरस के द्वारा होता है, जैसे गाय में खुरपका, मुंह का रोग। और ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसमें वायरस नहीं आता है, क्योंकि माना जाता है कि ये स्वतः जो है निष्क्रिय होता है जब तक इसे कोई इसके साथ कोई भी जो सूक्ष्म जीव इसके साथ ना उपस्थित हो, जैसे कोई जीवाणु हो, कोई इसका मीडियम होना चाहिए, उसके बाद ही ये प्रजनन करता है और इसमें जो है जैविक क्रिया जो है इसमें दिखती है, नहीं तो ये निष्क्रिय पड़ा रहता है। अगला है पौधों में रोग कारक सूक्ष्म जीव, जैसे पादप रोग होते हैं और सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं, संचरण का क्या तरीका है। तो जैसे नींबू में कैंकर रोग होता है और ये जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, और संचरण का जो तरीका होता है वो वायु होता है। गेहूं की जो रस्ट है ये कवक के द्वारा होता है, वायु एवं बीज इसका संचरण का तरीका है। भिंडी की पीत रोग यानी जो पीला हो जाता है ये वायरस के द्वारा होता है, और इसमें संचरण का तरीका जो है वो कीट होता है। खाद्य विषाक्तन यानी कि जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है वो कैसे होता है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा भोजन संदूषित हो जाता है और उससे खाद्य विषाक्तन होता है, जैसे कि ब्रेड पर कवक लग जाते हैं जब हम उन्हें नमी वाले जगहों पर रखते हैं, तो इस तरह से, या खाने में कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो वो भी फूड पॉइजनिंग हो जाती हैं। अगर गर्मी वाले स्थान पर रख दिया जाए कुछ मसालेदार भोजन तो वो सब भी जो है फूड पॉइजनिंग के अंतर्गत आ जाता है। अब इन सब से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है कि फूड पॉइजनिंग ना हो, तो इसके लिए परिरक्षण की व्यवस्था की जाती है, जिसमें नमक, चीनी, तेल, सिरके आदि के द्वारा इसे बचाया जा सकता है। नमक
का प्रयोग मांस और मछली जैसे पदार्थ में किया जाता है। चीनी का प्रयोग जैम, जेली, स्क्वैश के लिए किया जा सकता है। तेल का प्रयोग अचार, फल और सब्जियों को बचाने के लिए किया जा सकता है। और पाश्चुरीकरण की बात की जाए तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके एकाएक ठंडा कर दें और उसके बाद उसको प्रिजर्व करें, भंडारण करें, तो वो पाश्चुरीकरण कहलाता है। अब हमारा जो ये लास्ट टॉपिक है वो है नाइट्रोजन चक्र, जिसे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो जो भी हमारे वातावरण में यदि हम देखें तो 78% नाइट्रोजन है। अब जो 78% नाइट्रोजन है इसका प्रयोग पौधे डायरेक्ट रूप में नहीं कर सकते हैं। ये लगभग जो है अक्रिय गैस की भांति बना रहता है। तो अब इसे तोड़ने के लिए जो पर्यावरण में व्यवस्था की गई है उसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार से स्थिर रहता है। तो इसे हम लोग यहाँ पर जो है पिक के द्वारा समझ सकते हैं कि जो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको तड़ित द्वारा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, या जो दूसरी विधि है वायुमंडल में नाइट्रोजन का जीवाणु और जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनके द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है, यानी फिक्सेशन किया जाता है। अब जो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन होते हैं उनको यौगिकों के रूप में तोड़ते हैं। मतलब अब जो भी है वो उसको नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में तोड़ते हैं, उनके साथ और कोई जो है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह मिलाते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं अब उनको पौधे ले सकने में सक्षम होते हैं। तो पौधे उनका अवशोषण कर लेते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। पुनः क्या होता है कि जो जंतु द्वारा होते हैं पौधों को खाते हैं, क्योंकि जो हर्बीवोरस हैं वो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं पौधों को। तो उसके बाद जो उनका उत्सर्जन होता है, जो भी वो लोग खाते हैं उनका उत्सर्जन होता है, यानी एक्सक्रीशन होता है। या जब कोई जीव मर जाता है तो उनसे जो है नाइट्रोजन फिर पुनः अपशिष्ट के रूप में मिलता है। और अब जो नाइट्रोजन होते हैं उनके यौगिक होते हैं वो कुछ जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को गैसीय रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो फिर वो जो है इस तरह से ये जो है एक साइकिल के रूप में बनती है, ये एक लूप बनता है। तो इसे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो फिर उसके बाद ये वायुमंडल में नाइट्रोजन चला जाता, फिर उसके बाद यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।